एंड बाकी हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। एंड इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं अपने इस चैनल पर अपना वीडियो में डालने जा रहा हूँ। हमारा टॉपिक है वो है आज वॉलीबॉल, स्पोर्ट्स का टॉपिक है एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट वॉलीबॉल। सो इतना ज़्यादा कुछ मैं ज़्यादा डीप डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। मेनली कुछ 2-3 पॉइंट्स को लेकर ही मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा एंड आप लोगों के साथ जस्ट डिस्कस करूँगा एंड क्या बेसिकली और हम बेटर कर सकते हैं एज ए इंडियन कि भाई, या एज ए गेम को अगर हम प्रमोट करना चाहें तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वॉलीबॉल ना मैंने अभी तक लाइफ में मैंने ना खेली है, ना वॉलीबॉल को मैंने इतना ज़्यादा डाई हार्टेडली मैंने फॉलो करा है, ना मैं इतना ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टेड था उस स्पोर्ट्स को लेकर। बट फॉर द पास्ट 1 ईयर मैंने थोड़ा बहुत वॉलीबॉल के कुछ मैचेस देखे, मैंने कुछ वीडियोस मैंने देखे वॉलीबॉल के एंड काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने वॉलीबॉल का मैंने फॉलो करा एंड विद इन 1 ईयर मेरे को बहुत मज़ा आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स में से मेरा एक बन गया विद इन 1 ईयर। और उसका रीज़न मैं बताऊंगा बाद में कि क्या था कि मैंने वॉलीबॉल देखना स्टार्ट करा। ऑल्दो मैं रेगुलर मैचेस में देखता नहीं हूँ, कहाँ पर मैचेस उसके टेलीकास्ट होते उतना हमारे इंडिया में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई इंटरनेशनल मैचेस वॉलीबॉल के स्पेशली इतना टेलीकास्ट होते हैं कि, तो वॉलीबॉल का इतना तो मैंने देखा नहीं है। बट हाँ, तो मैं इतना फोन नहीं, तो अचानक से मैं वॉलीबॉल के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ। हम तो इंडिया में रहते हैं, वी आर इंडियंस एंड वी लाइक टॉक अबाउट क्रिकेट टॉपिक्स बहुत होती है। हम जब भी दोस्तों के बीच हम बात करते हैं या डिस्कशन लेकर हम बैठते हैं, तो हमारा अगर कुछ टॉपिक ना हो, कुछ माइंड में घूम भी ना रहा हो, सो वी जस्ट टॉक अबाउट क्रिकेट। आईपीएल जब चल रहा है तो हम आईपीएल के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट होता है तो यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है भाई, क्या टीम होना चाहिए भाई, या आज हम इस तरीके से खेल रहे हैं, हम मैच हार गए, कहाँ गलती हुई, किसको खेलना चाहिए किसको नहीं खेलना चाहिए, वो सब डिस्कशन हमारा चलता रहता है। जब कोई टूर्नामेंट आता है आईसीसी का, तो तब बहुत सारे टॉपिक चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा साइड बाई साइड मैं वॉलीबॉल बोल रहा था, फुटबॉल हम ज़्यादा यहाँ पर फॉलो करते हैं। यूरोपियन फुटबॉल्स को हम ज़्यादा देखते हैं। तो बस ये 2 मेन स्पोर्ट्स है जो हम इंडिया में हम देखते हैं। तो अचानक से वॉलीबॉल की, सो इट्स नथिंग मच स्पेशल कि अचानक से यार कुछ रीज़न आया मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। इट्स जस्ट अ थिंग दैट रैंडम थिंकिंग थी, रैंडम टॉपिक मेरे माइंड में आया एंड आई डिसाइडेड टू स्पीक अबाउट वॉलीबॉल कि भाई वॉलीबॉल क्या, रादर दैन स्पीकिंग अबाउट क्रिकेट। हम तो 24 घंटे क्रिकेट के बारे में बात करते रहते हैं, सो वाई नॉट स्पीक अबाउट सम डिफरेंट स्पोर्ट्स जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करे वो स्पोर्ट। सो लेट्स स्पीक अबाउट वॉलीबॉल ना, क्योंकि वॉलीबॉल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। हर सेकंड हर मिनट कुछ ना कुछ होता रहता है, रैलीज चलती है, लंबे लंबे रैलीज चलते हैं, तो शायद से आपको भी धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। सो इसलिए आज सोचा कि लेट्स टॉक अबाउट वॉलीबॉल, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हम हर टाइम वॉलीबॉल को लेकर ही हम बात करते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले वॉलीबॉल के रिगार्डिंग जो सबका मतलब जो बेसिक डाउट रहता है, बेसिक ये रहता है कि रूल्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूल्स देन। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वॉलीबॉल के ना काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस होते हैं, काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट टाइप्स ऑफ वॉलीबॉल्स खेला जाता है। सो एज वी नो कि वॉलीबॉल जो स्पोर्ट है वो एक ओलंपिक स्पोर्ट है। सो सिंस इट्स एन ओलंपिक स्पोर्ट, सो ओलंपिक्स में एक और वॉलीबॉल खेला जाता है जिससे बोलते हैं बीच वॉलीबॉल। फिर बीच वॉलीबॉल के अलावा पैरालंपिक्स में खेला जाता है आपका सिटिंग वॉलीबॉल, एंड सिटिंग वॉलीबॉल के अलावा उसके भी अलग अलग टाइप के वेरिएशंस होते हैं। जैसे एक स्नो वॉलीबॉल हो गया जो बर्फ़ के ऊपर खेला जाता है, स्नो वॉलीबॉल, वो हमारे इंडिया में भी खेला जाता है। इंडिया में मेनली आपके लद्दाख साइड के वहाँ पर बर्फबारी होती है, वहाँ पर स्नोफॉल्स होते हैं, तो उस साइड खेला जाता है स्नो वॉलीबॉल। एंड देन स्नो वॉलीबॉल के अलावा एक स्पोर्ट है जो आई गेस साउथ अमेरिका या फिर आई गेस साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा खेला जाता है, फिलीपींस थाईलैंड साइड के, और या फिर अपने साउथ अमेरिका में ब्राज़ील या कोलंबिया साइड के कंट्रीज़ के, वहाँ पर एक स्पोर्ट है। करेंटली आई डोंट रिमेंबर दैट नेम। अगर किसी को वो याद हो गेम तो मेरे को ज़रूर एक बार इन्फॉर्म करना। वो अगर मैं हिंट दूँ तो वो अभी रिसेंटली जब हमारा एशियन गेम्स हुआ था 2023 में, तो तब वो स्पोर्ट खेला गया था। वो बेसिकली क्या है कि बीच में एक टेबल टाइप का है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक टेबल टेनिस एंड 2 प्लेयर्स होते हैं, सिंगल एक प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं, डबल्स भी होते हैं, सिंगल्स भी होते हैं शायद से, और एक बॉल होता है। सो वहाँ पर कोई हाथ का यूज़ नहीं करते, बेसिकली पैरों का यूज़ करते हैं, और पैरों का यूज़ करके ओपोनेंट मतलब वो नेट के ऊपर से फिर बॉल को अपने पैरों से हिट करते हैं एंड देन वो ओपोनेंट के अगर फ्लोर में जाके वो गिरता है तो वो पॉइंट उस टीम को मिल जाता है, वो स्कोर कर लेता है ऊपर। तो एक ये भी इस टाइप का वेरिएंट है, बट वॉलीबॉल से काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल वी कैन से इट्स अ वेरिएंट ऑफ
वॉलीबॉल, बट ओलंपिक्स में 2 वॉलीबॉल खेले जाते हैं, एक इंडोर वॉलीबॉल होता है और एक बीच वॉलीबॉल होता है, जिसमें 2 साइड्स पर टीम होता है, मतलब 2 साइड सॉरी, एक साइड में 2 प्लेयर्स होते हैं। सो एक टीम पे 2 प्लेयर्स होते हैं, वो आपस में खेलते हैं। एंड बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है बीच वॉलीबॉल में कि आपको प्रॉपर एक टीम का आपको रिप्रेजेंट होना पड़े, मतलब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट एक ही कंट्री के सेम कंट्रीज़ के डिफरेंट पेयर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक इन टेनिस या बैडमिंटन या टेबल टेनिस में जैसे होता है, वैसे ही बीच वॉलीबॉल में भी पेयर्स होते हैं, 2 प्लेयर्स खेलते हैं एंड 2 प्लेयर्स एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक कंट्री से एक प्लेयर रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल प्लेयर्स एक कंट्री से हो सकते हैं। आपको अगर याद होगा तो 2012 लंदन ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल मैच हुआ था वुमेंस बीच वॉलीबॉल में, वो 2 टीम्स के बीच हुए थे, 2 पेयर्स के बीच हुए थे जो सेम कंट्रीज़ के ही थे, यूएसए के ही थे, दोनों यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो बेसिकली सिल्वर गोल्ड मेडल दोनों अमेरिका के पास चला गया था। सो ये चीज़ है। सो काफ़ी वेरिएंट टाइप्स ऑफ वॉलीबॉल खेला जाता है, बट जो ओलंपिक्स में खेला जाता है वो बीच वॉलीबॉल होता है, इंडोर वॉलीबॉल होता है, और जो पैरालंपिक्स में होता है वो सिटिंग वॉलीबॉल होता है। बट रूल्स काइंडा सेम ही होते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। बट वी विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट इंडोर वॉलीबॉल, जिसमें 6 ए साइड मैच होता है। सो एक टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं और 2 टीम्स आपस में भिड़ते हैं और मैच होता है। सो अब मैं बात जो करता हूँ वो रूल्स की। अगर सो बीच में एक नेट होता है एंड 2 टीम्स आपस में भिड़ते हैं, 2 टीम्स खेलते हैं आपस में, और एक टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, 6 प्लेयर्स होते हैं, 6 प्लेयर्स साथ में खेलते हैं एंड टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉइंट्स कैसे स्कोर होते हैं, इट्स वेरी सिंपल। अगर मान लो कि एक टीम है, मान लो टीम 1 टीम 2 के बीच मैच हो रहा है, टीम 1 सर्व कर रही है अपना, सो मान लो कि कोई एक प्लेयर है वो जंपिंग सर्व कर रहा है। अब सर्विंग के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, एक फ्लोट सर्व भी होता है, वो टेक्निकलिटीज़ आ जाती है, बट मान लो सिंपली अभी आप मान लो कि एक प्लेयर जो है वो बॉल को हवा में उड़ा रहा है एंड वो स्पाइक कर रहा है, सो ही इज़ सर्विंग एंड वो सर्व आपके कोर्ट में, जो सामने वाली टीम है टीम 2 के कोर्ट में जा रहा है। अगर टीम 1 का जो सर्व करा है जिस टीम ने, उसका बॉल ओपोनेंट के टीम 2 के कोर्ट में फ्लोर में जाके गिरता है, तो वो उसको वो पॉइंट मिल जाएगा, वो टीम को पॉइंट मिल जाएगा। एक डायरेक्ट सर्व करके भी पॉइंट मिलता है, जिसको सर्विस एज बोलते हैं। देन जब रैली चल रही होती है, ओपोनेंट टीम, मान लो टीम 1 ने सर्व करा, देन डिग कर लिया। डिगिंग मतलब हो गया कि मतलब बॉल को जब आप कंट्रोल करके इस तरीके से हाथ आप ऐसे रखते हो तो वो बॉल डिग करना होता है, एंड देन बॉल हवा में जाता है, देन सेटर के पास बॉल जाता है, एंड देन सेटर सेट करके किसी अटैकिंग के टाइम में किसी भी एक स्पाइकर को वो बॉल सेट करके देता है, एंड वो स्पाइकर स्पाइक मारता है, और अगर वो ओपोनेंट टीम 1 के बॉल के कोर्ट में जाके अगर वो फ्लोर में गिरता है तो फिर वो पॉइंट टीम 2 को मिल जाएगा। सो आपको काफ़ी हद तक समझ में ही आ गया होगा बेसिकली क्या मेन चीज़ है। मोटा मोटी मेन चीज़ ये है कि आपको अपने ओपोनेंट की टीम में, जो ओपोनेंट टीम का जो कोर्ट है, जो साइड है, वहाँ पर आपको बॉल को फ्लोर में हिट करना है, बस दैट्स इट। आप बॉल हिट कर देते हो फ्लोर में तो आपको पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अब क्या कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती है? तो जी बिल्कुल, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़, कुछ टाइट डिसीजंस, कुछ क्लोज कॉल्स होते हैं वॉलीबॉल में भी। अगर आपने कुछ मैचेस अगर आपने देखे होंगे तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभार जब एक स्पाइकर स्पाइक करने जा रहा होता है, तो आपने अगर कभी वॉलीबॉल देखा होगा या थोड़ा बहुत झलक आपने देखी होगी, तो एक पोजीशन होता है, वो पोजीशनिंग में बाद में आऊँगा उसमें कि कितने पोजीशंस होते हैं, बट अभी मैं जो एक पोजीशन का नाम लूँगा उस पोजीशन का नाम आप याद रखना। वो पोजीशन का नाम है मिडिल ब्लॉकर, और जो मिडिल ब्लॉकर होता है वो मिडिल ब्लॉकर अपने टीम का सबसे लंबा प्लेयर ही होता है, क्योंकि मिडिल ब्लॉकर का जो मेन काम होता है वो काम होता है उनका जंप करके ओपोनेंट में जब सामने वाला प्लेयर स्पाइक कर रहा होता है उस स्पाइक को ब्लॉक करके फ्लोर में हिट करना, तो तब भी पॉइंट मिलता है। तो बेसिकली आपने स्पाइकर को आपने अगर ब्लॉक कर दिया है तो तब भी आपको पॉइंट मिलता है। सामने जब ब्लॉक होता है उनके फ्लोर में गिरता है बॉल, एंड देन द ओपोनेंट टीम या जो जिस टीम के लिए वो बंदा खेल रहा है तो उसको पॉइंट मिल जाता है। तो ये पॉइंट लेने का एक तरीका होता है, ब्लॉक करके पॉइंट लेना। एंड देन एक और चीज़ होती है ब्लॉक आउट। ब्लॉक आउट बेसिकली कि जब स्पाइकर स्पाइक कर रहा है बॉल को, तो क्या होता है कि जब ब्लॉकर ब्लॉक कर रहा होता है ओपोजिशन टीम का, तो उसके हाथ से लग के जो बॉल होता है वो कोर्ट के बाहर चले जाता है। जो एक लाइन होता है, स्पेसिफिक लाइन होता है, मैं एक फ़ोटो मेंशन कर दूंगा, यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा कि कोर्ट का क्या साइज़ होता है, कैसा क्या होता है। तो अगर उस लाइन के स्पेसिफिक लाइन के बाहर वो बॉल गिरता है तो वो ब्लॉकआउट माना जाता है। वो कैसे भी हो सकता है, वो सर्विस के टाइम पे भी अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा पावर डाल के अपने बॉल को स्पाइक करा, या फिर आपने सर्विस के टाइम पे अपने बॉल को ज़्यादा अपने थ्रो मतलब ज़्यादा अपने बॉल को काफ़ी स्पाइक ज़ोर से कर दिया अपने सर्विस के टाइम पे, तो तब आपको जो पॉइंट है वो उस टीम को मिल जाएगा, सामने वाली टीम को, क्योंकि बॉल जो है वो कोर्ट के बाहर गिर रहा है। तो वो ब्लॉकआउट के टाइम में भी होता है, वो सर्विस के टाइम पे भी हो सकता है। तो ये चीज़ है बेसिकली कि ऐसे में भी काफ़ी बार जो होता है वो टीम को पॉइंट्स मिलते हैं। और बाकी इन्फोर्स्ड एरर्स होते हैं, सर्विस एरर होते हैं कि मतलब आप स्पाइक करने जा रहे हो सामने वाली टीम के उसमें, बट नेट
बीच में आ जाते हैं, नेट में बॉल लगता है और बॉल आपके कोर्ट में ही गिर जाता है, तो उसमें भी अपोजिशन टीम को पॉइंट मिल जाता है। तो बेसिकली जो सबसे मेन पॉइंट है वॉलीबॉल में वो ये है कि आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो अपने कोर्ट में बॉल गिरने से, फ्लोर में बॉल गिरने से, आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा करके प्रोटेक्ट करना है। सो यही मोटा मोटी चीज़ है, एंड दिस इज़ व्हाट अबाउट ऑल, एंड यही वॉलीबॉल का मेन जो मोटा रूल है वो यही है कि आपको बस, आप 6 प्लेयर्स हो, आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड यू हैव टू डिफेंड योर ओन फ्लोर इन योर ओन हाफ ऑफ योर कोर्ट। बस कुछ भी हो जाए, बॉल, आपका जो बॉल है वो बॉल फ्लोर में नहीं गिरना चाहिए, वो आपको हवा में ही रखना है, एंड आपको अपोजिशन की टीम में आपको उस बॉल को या तो फ्लोर करना है, और या तो जैसे भी कुछ भी करके आपको अपोजिशन का कोई हैंड टच होना चाहिए ब्लॉक करते वक्त, आपको जैसे भी करके हो वो बॉल उस लाइन के बाहर, कोर्ट के लाइन के बाहर गिरना चाहिए, जिससे पॉइंट आपके हक में हो, आपको मिले वो पॉइंट। तो ये चीज़ है, ये है आपका मेन वॉलीबॉल का ये जो रूल्स है। और एक और रूल है कि जो बीच में नेट होता है, अगर मान लो कोई ब्लॉकर ब्लॉक कर रहा होता है, तो ब्लॉकर जो होता है वो ऐसे करके या ऐसे करके ही ब्लॉक करेगा, बट वो नेट को हाथ के उस पार नहीं ले जा सकता। अगर वैसे वो हाथ करके अगर वो ब्लॉक कर देता है तो पॉइंट अपोजिशन टीम को मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैं आपको बताना भूल गया, सबसे पहले बेसिकली ये बताना चाहिए था मेरे को, तो ये जो पॉइंट है, ये मतलब रैली जब चल रही होती है तो एक टीम में सिर्फ 3 टचेस ही हो सकते हैं। 6 प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर्स में से मान लो टीम 1 वर्सेस टीम 2 चल रहा है। टीम 1 ने सर्विस गया, ओपोनेंट के कोर्ट, हाफ कोर्ट में गया बॉल, तो जब डिक किया तो वो एक टच तो हो गया, ठीक है। डिक करने के बाद जो सेकंड टच होता है वो सीधा सेटर के पास जाता है। ये सेटर में ये वर्ड ध्यान रखना, ये एक और आपका पोजीशन होता है जो वॉलीबॉल में खेला जाता है। तो ये सेटर आएगा, सेटर टच करेगा, सेटर का सेकंड टच होगा। डिक के बाद बेसिकली क्या बोला मैंने कि डिक करने के बाद जो बॉल हवा में गया, बॉल हवा में जाने के बाद सेटर के हाथ में हो गया, एंड देन सेटर ने सेट करता है बेसिकली, देन सेट करने के बाद स्पाइकर स्पाइक करता है। तो 3 टचेस ही एक टीम ले सकती है वॉलीबॉल में। 3 से ज़्यादा कभी भी कोई भी टच नहीं ले सकता टीम। अगर 3 से ज़्यादा टच हो जाते हैं तो उसमें भी पॉइंट आपको अपोजिशन वाली टीम को या उस टीम को मिल जाएगा, कि जिस टीम ने 4 टचेस ले लिए अपने हाफ कोर्ट में, तो अपोजिशन टीम को, फॉर एग्जांपल मान लो कि टीम 2 के पास गया सर्विस, टीम 1 ने दिया, डिक करा टीम 1 के एक प्लेयर ने, देन सेटर के पास गया बॉल, टीम 1 का सेटर जो है उसने बॉल सेट करा, बट वो ज़्यादा हवा में चला गया तो ठीक से सेट नहीं कर पाया। बट फ्लो में कभी कभार होता है कि एक बेसिक रूल भी हम भूल जाते हैं जब ज़्यादा इंटेंस मैच चल रहा होता है। तो एक प्लेयर ने गलती से क्या किया कि भाई यार एक टच और, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि भाई 2 टच ऑलरेडी हो चुके हैं, मेरे को इस बॉल को उस हाफ कोर्ट में, दूसरे हाफ में मेरे को भेजना है, बट वो सेम हाफ में ही दोबारा दे देता है, एंड वो चौथा टच हो जाता है, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो पॉइंट जो है अपोजिशन टीम को मिलता है। सो ये चीज़ है, इस तरीके से भी पॉइंट मिलता है टीम्स को। और आई गेस एक और रूल है जहाँ पर शायद से एक प्लेयर डबल टच नहीं ले सकता है। डबल बॉडी टच अगर कुछ हो जाता है तो उसमें भी पॉइंट मिल जाता है अपोजिशन टीम को। आप एक बार करेक्ट कर देना, जो वॉलीबॉल रेगुलरली खेलते हैं या जो लोग वॉलीबॉल को फॉलो करते हैं, तो एक बार मेरे को ज़रूर करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं भी वॉलीबॉल को कुछ खास इतना ज़्यादा फॉलो करता नहीं हूँ, बट आई डू हैव एन इंटरेस्ट। मैंने कुछ टाइम पहले से ही थोड़ा सा फॉलो करना मैंने स्टार्ट करा है। सो इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर उधर, कुछ डिटेल्स जो मेन डिटेल्स होती है इंपॉर्टेंट, जो डीप डाउन जो वॉलीबॉल के रूल्स के होते हैं, वो अगर कुछ कहीं गलती हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो, कोई इशू वाली बात ऐसी है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया रूल्स। तो बेसिकली यही है, एंड मोटा मोटी चीज़ यही है कि आप मान लो आप टीम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपका सिर्फ एक ही काम होगा कि भाई बॉल जो है वो मैं अपने हाफ के कोर्ट में, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फ्लोर में नहीं गिरने दूंगा बॉल। तो ये है आपका रूल मेन जो वॉलीबॉल में चलता है, ठीक है। अब अगर हम मैच टू मैच की बात करें, टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा वैरी करता है कि कितने बेस्ट ऑफ 3 में खेलना है या बेस्ट ऑफ 5 में खेलना है। तो यूजुअली ओलंपिक्स में या हायर इंटरनेशनल लेवल वॉलीबॉल में या क्लब वॉलीबॉल में बेस्ट ऑफ 5 ही खेला जाता है, जहाँ पर जो टीम पहले 3 सेट जीत जाता है वो टीम जीत जाती है मैच। और अगर बाई चांस लास्ट सेट तक मैच चला जाता है, 5th सेट तक अगर मैच जाता है, जो वो 5th सेट होता है उसको टाई ब्रेकर सेट भी बोलते हैं, एंड उस सेट में बेसिकली जो टीम पहले 15 पॉइंट स्कोर करेगा वो जीत जाता है। एंड जो सेट 1 से सेट 4 तक का मैच चलता है उसमें जो टीम सबसे पहले 25 पॉइंट स्कोर करेगा वो टीम जीत जाएगी। तो ये वॉलीबॉल का बेसिक सा रूल है, एंड 2 पॉइंट्स का गैप होना ज़रूरी है। मान लो कि अगर कोई टीम 22 तक पहुंचता है और वो टीम स्कोर कर देती है जो टीम पीछे चल रही है, तो बेसिकली मैंने गलत बोल दिया, 25-22 में अगर स्कोर हो गया तो वो टीम जीत जाएगी जिसने 25 पॉइंट्स पहले स्कोर कर लिया। मेरा कहने का क्या मतलब है कि 2 पॉइंट का गैप होना ज़रूरी है, कंपलसरी रहता है। उसमें होता क्या है कि मान लो एक टीम है वो 24-22 का स्कोर लाइन चल रहा है, बट
जो टीम पीछे है उसने स्कोर कर दिया एंड उस टीम को पॉइंट मिल गया 23, सो स्कोर लाइन हो गया 24-23। सो इस पॉइंट में जो टीम 23 पॉइंट स्कोर करेगा तो वो मैच जीत जाएगा, क्योंकि उसका जो पॉइंट होगा 2 पॉइंट्स का गैप होगा, 25-23 से वो सेट जीत जाएगा। अगर बाई चांस पॉइंट ऐसा हो जाता है कि भाई 24 एंड 23 है, अब इक्वल हो गया, 24-24 बराबर हो गया, तो जो टीम पहले 25 पॉइंट स्कोर करेगा वो टीम नहीं जीतेगा, उसको 2 पॉइंट का गैप मेंटेन करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर इक्वल हो गया है 24-24, तो यहाँ पर इस केस में जो टीम 26 पॉइंट्स तक पहले पहुँचेगा वो सेट जीतेगा पर्टिकुलर। अगर 26-26 बराबर हो गया तो उस पॉइंट में जो टीम पहले 28 पॉइंट स्कोर करेगा वो सेट जीतेगा, पर्टिकुलर सेट जीतेगा। तो ये बेसिकली रैली काउंटिंग बोलते हैं इसको। एक नेट स्पोर्ट में एक रूल है कि 2 पॉइंट के गैप में एक टीम को मैच जीतना ज़रूरी होता है। टेनिस में थोड़ा सा अलग होता है, बैडमिंटन में थोड़ा सा अलग होता है, एंड टेनिस में भी इसका थोड़ा सा आई गेस अलग होता है, बट काइंड ऑफ सिमिलर रूल्स है ये। 2 पॉइंट्स का गैप होना ज़रूरी है, एंड ये रैली काउंटिंग जो है वो चलता रहता है। ठीक है, जब तक 2 पॉइंट्स का गैप नहीं हो जाता किसी ऑपोजिट 2 टीम्स के बीच में, तब तक वो उस पर्टिकुलर सेट का वो रैली चलता रहता है। सो ये चीज़ है, एंड ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती है इस वॉलीबॉल के स्पोर्ट को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रैलीज़ आपको देखने को मिलती है कि दोनों टीम्स एक एक पॉइंट के लिए लड़ाई लड़ रही है, और अगर ये पॉइंट में अगर एक टीम रैली मिस कर देती है तो उस टीम को भी पता है कि ये एक पॉइंट ख़त्म, तो ये सेट भी हाथ से गया, और अगर ये सेट हाथ से गया तो किसी के लिए मैच भी हाथ से जा सकता है। क्योंकि काफ़ी बार सिचुएशन ऐसा होता है कि एक टीम होती है वो स्ट्रेट सेट्स में मैच जीतने वाला होता है, वो 2 सेट की ऑलरेडी लीड में चल रहा है, 2-0 की लीड में है वो, और तीसरा सेट चल रहा है, एक टीम है जिसने अभी तक एक भी सेट नहीं जीता है, 24-24 की बराबरी पर चल रहा है मैच। अब यहाँ पर अगर जो मैच जीत रहा है वो स्कोर कर देता है, स्कोर हो जाता है 24-25, एंड उसको सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए, वो मैच पॉइंट होता है उसके लिए वो मैच। अगर अब वहाँ पर वही तो चीज़ है ना यार, यही इंटरेस्टिंग है वॉलीबॉल यार, 1 पॉइंट की बात होती है। अगर वहाँ पर 1 पॉइंट मिस हो जाता है तो वहाँ से काफ़ी टीम्स ने वापसी भी की है, वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होते हुए हमने देखा है काफ़ी बार। अगर आपको याद होगा तो 2012 में ही लंदन ओलंपिक्स का जो गोल्ड मेडल मैच था, रशिया वर्सेस ब्राज़ील वो मैच 2-0 से आगे था, वो लीड कर रहा था, एंड वो रैली काउंटिंग में मैच आगे तक गया था। जो तीसरा सेट जीता था रशिया ने, वो 29-27 से जीता था। मैंने उसका हाइलाइट्स देखा था अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने हो चुके हैं उसको, मैंने उसका रैली देखा था भाई, मतलब खतरनाक जिस हिसाब से रशिया ने खेला था उस मैच को, 29-27। तो बेसिकली मैं क्या बोलूँ कि रैली काउंटिंग होता है, 2 पॉइंट्स का गैप होता है, एंड वो 2 पॉइंट्स का गैप करते वो मैच आगे होता है। तो जब तक कोई टीम 2 पॉइंट्स का गैप मेंटेन करके वो सेट नहीं जीत जाता, वो तब तक वो सेट कंटिन्यू होता है, वो आगे तक चलता रहता है। तो ये है हमारे कुछ बेसिक रूल्स जो वॉलीबॉल में हमारा काम आता है। तो ये वॉलीबॉल का मेन मोटा मोटी ये चीज़ है, रूल्स को लेकर। चलो ठीक है, अब मैं आता हूँ इस वॉलीबॉल के सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड टॉपिक है इसका, वो है आपका पोजीशंस। तो ठीक है, 6 प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर्स के अलग अलग डेजिग्नेटेड अपने रोल्स होते हैं और अपने अलग अलग नाम होते हैं। बट वॉलीबॉल में एक बहुत ही अलग चीज़ होती है कि हर एक प्लेयर एक पर्टिकुलर रो में खड़ा नहीं रहता है, रोटेशन चलता है, एक रोटेशन फॉर्मेट यूज़ होता है। उसका फ़ोटो मैं यहाँ पर एक लगा दूंगा, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रोटेशन होता है यहाँ पर। तो एक रोटेशन होता है थोड़ा सा गेम की फेयरिटी को बना के रखना, क्योंकि ऐसे काफ़ी टीम्स होते हैं जहाँ पर एक भी प्लेयर 6 फुट से कम का नहीं होता है, और कुछ प्लेयर्स होते हैं जहाँ पर एक टीम में शायद से 6 फुट से कम के प्लेयर खेल रहे होते हैं। तो कुछ नहीं, जस्ट उस फेयरिटी को बनाने के लिए ये रोटेशन सिस्टम को इंक्लूड किया गया है। ये मेरा मानना है, शायद से कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा लॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से ये रोटेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है इस वॉलीबॉल के, इंडोर वॉलीबॉल के गेम में। तो 6 प्लेयर्स होते हैं। तो मैंने 2 पोजीशंस के नाम आपको ऑलरेडी बता दिया है, सेटर एंड आपके मिडल ब्लॉकर। जो मिडल ब्लॉकर होता है वो सबसे लंबा प्लेयर होता है अपने टीम का। ठीक है, अब 2 पोजीशंस आते हैं यहाँ पर, और इसको काफ़ी लोग अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। तो बेसिकली जो प्लेयर, अब लेफ्ट स्पाइकर, राइट स्पाइकर, आई गेस इट्स नॉट अ लॉजिकल नेम, क्योंकि सिंस रोटेशन फॉर्मेट एक यूज़ होता है कि हर एक सेट में जब एक पॉइंट टीम स्कोर करता है तो हर एक पॉइंट स्कोर करने के बाद टीम का जो रोटेशन फॉर्मेट होता है वो रोटेशन पोजीशंस चेंज हो जाते हैं प्लेयर्स के। मतलब पीछे वाला प्लेयर आगे आ जाता है, या मतलब आगे वाला प्लेयर पीछे आ जाता है, देन जो प्लेयर मिडिल में खड़ा होता है वो राइट से चले जाता है, जो प्लेयर लेफ्ट साइड खड़ा होता है वो मिडिल में आ जाता है, जो प्लेयर लेफ्ट साइड के पीछे खड़ा होता है वो आगे आ जाता है। तो इस तरीके से एक रोटेशन फॉर्मेट होता है। तो लेफ्ट स्पाइकर, राइट स्पाइकर बोलना तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि सिंस पोजीशंस चेंज होते हैं तो स्पेसिफाइड पोजीशन बोलना सही नहीं रहेगा, बट एक रोल होता है। तो उस रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलें तो एक आउटसाइड स्पाइकर एक नाम होता है, और एक आउटसाइड हिटर, मतलब बेसिकली स्पाइकर मैं बोला, आउटसाइड हिटर एंड अपोजिट हिटर। तो बेसिकली क्या है कि ये जो 2 प्लेयर्स होते हैं ये एक विंगर की तरह काम करते हैं। ये आपके लेफ्ट साइड राइट साइड में होते हैं, एंड दे आर द मेन अटैकर्स ऑफ अ पर्टिकुलर टीम।
एक टीम के ये मेन अटैकर्स होते हैं जो सेटर का, जैसे मैंने बोला कि उनका काम होता है कि जब सेकेंड टच में, फर्स्ट टच में तो डिक कर दिया, सेकेंड टच में जब बॉल सेटर के पास जा रहा होता है, सेटर सेट करता है बॉल और वो किसी भी प्लेयर को सेट दे सकता है। मेनली जो होता है वो सेट वो स्पाइकर को ही देते हैं, तो वो स्पाइकर्स बेसिकली आपके आउटसाइड हिटर होते हैं एंड ऑपोजिट हिटर्स होते हैं, तो वो किसी को भी दे सकते हैं। इनफैक्ट वो पीछे जो डिफेंडिंग में भी जो भी होता है, विंग स्पाइकर भी एक नाम होता है कि विंग स्पाइकिंग में भी नाम होता है, तो उस पोजीशन में भी लोग खेलते हैं, उस रोल को भी खेलते हैं लोग बेसिकली। तो वो किसी को भी पॉइंट करने के लिए सेटर जो होता है बॉल को सेट कर सकता है, एंड जो आउटसाइड हिटर होता है या ऑपोजिट हिटर होता है वो स्पाइक करता है एंड अपनी टीम के लिए स्कोर करता है। एंड मिडिल ब्लॉकर का काम सिर्फ मिडिल ब्लॉकिंग करना भी नहीं होता है, मिडिल ब्लॉकर और सेटर जब मिल जाते हैं तो एक स्पेशल अटैक का नाम होता है, और उस अटैक का नाम होता है क्विक सेट। तो उस क्विक सेट में क्या होता है कि बेसिकली एक छोटा सा, एक काफ़ी फास्ट अटैक, एक फास्ट बॉल सेट होता है जहाँ पर एक सेटर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट थोड़ा हल्का सा बॉल को स्टिल करके हवा में दे देता है, एंड उसी पॉइंट में जो मिडिल ब्लॉकर होता है वो स्पाइक कर देता है। सो मिडिल ब्लॉकर भी इन्वॉल्व होता है अटैकिंग में, एंड सेटर बेसिकली अपने टीम का एक प्ले मेकर होता है। दे आर द ब्रेन्स ऑफ द वॉलीबॉल टीम। अगर सेटर ठीक से फंक्शन नहीं करते किसी भी टीम में तो उस टीम के लिए मुश्किल हो जाता है, वो मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। तो सेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जैसे फुटबॉल में हम मिडफील्डर्स को बोलते हैं जो प्ले मेकर्स होते हैं भाई, जिनके पास विजन होता है भाई, कहाँ से बॉल ब्रेक थ्रू पास दे देते हैं या फिर एरियल थ्रू पास दे देते हैं, बिल्कुल लाइन ब्रेकिंग पास की, बिल्कुल ही एकदम डिफेंस को एकदम तहस महस करके बॉल सीधा आगे निकल गया और प्लेयर ने गोल मार दिया। तो कुछ वैसा सही काम सेटर का भी होता है, क्योंकि सेटर को अपोजिशन टीम का भी गेम रीड करना होता है और अपने टीम का भी गेम रीड करना होता है कि किसको कहाँ पर मेरे को सेट देना है और कहाँ सबसे ज़्यादा चांस होता है जहाँ पर वो सेट करके वहाँ से पॉइंट ग्राइंड कर सकते हैं, पॉइंट अपनी टीम के लिए ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इतने पोजीशंस का। आपका एक सेटर होता है, एक मिडिल ब्लॉकर होता है एंड ऑपोजिट हिटर एंड आउटसाइड हिटर एंड ऑपोजिट हिटर, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन एक मिनट, मैं शायद से एक पोजीशन भूल रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कभी भी वॉलीबॉल कभी भी टीवी में ओलंपिक के टाइम में आपने देखा होगा तो एक प्लेयर होता है कोर्ट में जो जिसकी जर्सी का रंग अलग होता है, एंड वो एक स्पेशल प्लेयर होता है जो कि अटैक्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, बट डिफेंसिवली वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है, एंड उस टीम का वो सबसे स्पेशल डिफेंडर होता है। डिफेंसिव स्किल्स उसके सबसे ज़्यादा हाई होते हैं, टीपर होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द सेकेंड सेटर आफ्टर मेन सेटर। सेकेंड सेटर कंसिडर किया जाता है लिबरो। तो हाँ जी, मैंने जो नाम बताया लिबरो, तो ये एक और रोल है बेसिकली, मैं पोजीशन नहीं बोलूँगा, ये रोल है लिबरो। लिबरो का बस काम यही होता है कि भाई तुम्हें सिर्फ डिग करना है, जो डिफ़िकल्ट डिग्स होते हैं वो बेसिकली लिबरो को टैकल करना होता है, एंड वहीं से ही फिर उनकी अटैकिंग शुरू होती है। एंड लिबरो का बेसिकली वो 24 घंटे पूरे टाइम वो कोर्ट में नहीं रहता है, वो हर, जैसे मैंने आपको बताया, एक रोटेशन सिस्टम फॉलो होता है। तो जब लिबरो आगे आ जाता है तो तब वो एक मिडिल ब्लॉकर के साथ, स्पेशली मिडिल ब्लॉकर्स के साथ ही इनका एक्सचेंज होता है मेनली, जैसा वॉलीबॉल में होता है। तो मिडिल ब्लॉकर के साथ एक्सचेंज होता है प्लेयर, एंड देन मिडिल ब्लॉकर टीम में अंदर आ जाता है। हार्डली दो मिडिल ब्लॉकर्स तो टीम में होते ही है। काफ़ी टैक्टिक्स होते हैं, मतलब 2 मिडिल ब्लॉकर्स होते हैं, या फिर जब ब्लॉक करने के लिए होते हैं तो डबल ब्लॉक होता है, ट्रिपल ब्लॉक होता है, एक टीम के स्पाइक को रोकना, तो उसमें मतलब काफ़ी इन्वॉल्व होता है। ब्लॉकिंग में तो कोई भी हो सकता है, बट मेन जो होते हैं मिडिल ब्लॉकर वो ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं इन सब ब्लॉकिंग के मामले में। तो वो डबल ब्लॉकिंग भी होता है, कोई सपोर्ट देने आ जाता है, और भी कोई सपोर्ट होता है वो तीसरा बंदा भी आ जाता है, तो ट्रिपल ब्लॉकिंग तक जा सकते हैं, 3 ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ है। लिबरो जो होता है वो अंदर बाहर कोर्ट में करता रहता है। जैसे ही वो रोटेशन जब खत्म होता है, जिस प्लेयर के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करके अंदर आना होता है, उसी मोमेंट में लिबरो को फिर आ जाता है। वो सिर्फ पीछे के रो में ही रह सकते हैं, वो आगे के रो में नहीं रह सकते, वो मेनली पीछे के रो में ही रहता है। जब वो पीछे के रो में रहता है तो वो लिबरो रहता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब क्या होता है कि आपने एक पॉइंट स्कोर करा, फिर से रोटेशन हुआ। अब हर एक पॉइंट के बाद जो टीम होता है रोटेशन उसमें भी फॉलो नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला कि हर एक पॉइंट के बाद एक टीम का रोटेशन चेंज होता है, एक टीम का रोटेशन चेंज होता है। लेकिन जब एक टीम एक पॉइंट स्कोर कर लेता है और लगातार जब वो पॉइंट स्कोर कर रहा होता है, तब वो रोटेशन नहीं होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। सेम रोटेशन रहता है, प्लेयर्स अपने सेम पोजीशंस में होते हैं, एंड वो मैच आगे चल रहा होता है। तो मान लो स्कोर चल रहा है आपका 14-15, ठीक है, 14-14 इक्वल चल रहा था। 14-15 जब हुआ तो रोटेशन हुआ, एक सामने वाली टीम का रोटेशन हुआ कि जब उन्हें पॉइंट मिला तो रोटेशन चेंज होगा, ठीक है। अब सर्विस करने जब आया तो फिर वहाँ से रोटेशन नहीं होगा जब तक
सामने वाली टीम दोबारा से पॉइंट नहीं लेती। अगर रेगुलरली कंटिन्यूसली अगर पॉइंट्स लेती रहती है सामने वाली टीम, तो पोजीशंस नहीं होंगे चेंज, पोजीशन वही का वही रहेगा। इसलिए रोटेशन पॉइंट्स वो हर पॉइंट के बाद तभी चेंज होगा जब अपोजिट ऑल्टरनेटिवली जब पॉइंट्स इधर उधर होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं कि 1-0 हुआ, देन 1-1 हुआ, फिर रोटेशन चेंज हुआ, फिर 2-1 हुआ, फिर रोटेशन चेंज हुआ, 2-2 हुआ, फिर रोटेशन चेंज हुआ। लेकिन मान लो जब 3-2 हो रहा है, 4-2 हो रहा है, 5-2 हो रहा है, 6-2 हो रहा है, 7-2 हो रहा है, लगातार 3-4 पॉइंट बल्क में एक साथ आ जा रहे हैं कंसिक्यूटिवली, तो तब रोटेशंस नहीं होते। तो ये है बेसिक चीज़ जो वॉलीबॉल, अगर कोई बिगिनर है जिसको वॉलीबॉल की समझ नहीं है, तो ये मेन चीज़ है। ये आप ज़रूर ध्यान से आप सुन लेना, इस चीज़ को आप ध्यान से ज़रूर आप ध्यान रखना कि हाँ यार, मतलब ये बेसिक सी चीज़ है, ये मेरे को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो पोजीशंस का हुआ ख़त्म। तो पोजीशन को लेकर मेरे को मेनली यही बोलना था। सो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल रूल्स है, बट कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती है, छोटे मोटे कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है वॉलीबॉल में, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, और वो भी समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से वीडियो को देखो, या अगर आप कभी कोई एक हाईलाइट्स भी देख लेते हो किसी एक वॉलीबॉल मैच का, तो उससे भी आप समझ जाओ कि ये, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन चीज़ होती है, इतना अनकॉमन नहीं है ये वॉलीबॉल। और वही अगर मैं बोल लूँ वॉलीबॉल में अगर नेट की हाइट या नेट कितने क्या होता है, तो वो डिपेंड करता है। अगर हाई स्कूल में वॉलीबॉल मैचेस चलते हैं तो फिर नेट की जो हाइट होती है वो थोड़ी सी कम होती है। मिडिल स्कूल में अगर वॉलीबॉल मैच होता है अंडर 14 या अंडर 15 मैचेस जो होते हैं, तो उसमें फिर शायद से आपका और भी छोटा सा हो जाता है, उसका जो नेट की हाइट होती है वो और कम हो जाता है। और जो प्रोफेशनल लेवल पर होती है वो तो सबको पता है कि काफ़ी हाइट होती है, काफ़ी ऊँचे मतलब नेट्स बनते हैं उसमें। तो यही है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने वॉलीबॉल में मैंने कवर करा आप लोगों के साथ। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूँ, जो है थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री, जस्ट एक छोटा सा फैक्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो जो वॉलीबॉल का गेम है, इसका ओरिजिन एक्चुअली हुआ था यूएसए बैक इन 19th सेंचुरी, आई गेस 1800s के टाइम में ये हुआ था। मतलब 1800s, मतलब मैं सिर्फ पर्टिकुलरली 1800 से लेकर 1809 तक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मीन्स एज अ होल 19th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को एग्जैक्ट अभी डेट याद नहीं है कि कब वॉलीबॉल सबसे पहले खेला गया था। आई गेस बैक इन 1890s या 1900s में, आई गेस उसी टाइम के अराउंड वॉलीबॉल का इनॉग्रेशन हुआ था। वॉलीबॉल लोगों ने खेलना स्टार्ट करा था, एंड इस गेम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि अगर आप इस गेम को ध्यान से देखो तो इस गेम में आपको टेनिस के ट्रेड्स भी दिखते हैं, हैंडबॉल के ट्रेड्स भी दिखते हैं, एंड बास्केटबॉल का ट्रेड्स भी दिखता है। सो वॉलीबॉल इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ टेनिस, हैंडबॉल एंड बास्केटबॉल, जहाँ पर जैसे टेनिस में एक नेट होता है, बिल्कुल वॉलीबॉल में भी वैसे नेट होता है। हैंडबॉल में हाथ से यूजुअली प्लेयर्स जो होते हैं वो हाथ से गोल स्कोर करते हैं। सो हैंडबॉल में हाथ से प्लेयर्स गोल स्कोर करते हैं, तो यहाँ पर भी वॉलीबॉल में भी हाथ का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। एंड बास्केटबॉल में भी जंप्स, जैसे ही मतलब बास्केटबॉल में आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि अगर कोई शूट करने जा रहा होता है एक प्लेयर, तो वो जंप करके ही उस बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है जब डिफेंड कर रहे होते हैं, जब वो डिफेंसिव साइड में होते हैं, ऑफेंस के टाइम पे नहीं होते, जब अपने बास्केट को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी जंप्स करने होते हैं, या फिर जैसे स्लैम डंक्स यूज़ होते हैं या फिर एली-ऊप यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर हाई जंपिंग्स होती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बास्केटबॉल, हैंडबॉल एंड टेनिस। तो ये छोटा सा फैक्ट था जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, तो आई गेस आप लोगों को काफ़ी फैसिनेटिंग लगा होगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ भी हो सकता है। तो ये चीज़, एंड इस वीडियो के अब मैं एक लास्ट सेगमेंट में आता हूँ, एंड वो है भाई आपका अभी करंट मॉडर्न वॉलीबॉल में काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो गए कि यार कौन सी टीम अभी करेंटली ज़्यादा अच्छी खेल रही है और कौन अच्छा अभी इस इंटरनेशनल लेवल पे कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। सो एज ऑफ A5VB, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वॉलीबॉल के मैचेस को कंडक्ट करते हैं, एंड वॉलीबॉल के मैचेस सब कुछ उनका ही होता है, सब कुछ वो गवर्न कर रही होती है। जैसे क्रिकेट में ICC हो गया, फुटबॉल में फीफा हो गया, या बास्केटबॉल में फीबा हो गया, तो इसी टाइप का आपका वॉलीबॉल में A5VB है। तो यहाँ पर वॉलीबॉल के मैचेस ये लोग कंडक्ट करते हैं। एंड एज ऑफ A5VB इंटरनेशनल रैंकिंग्स करेंटली पोलैंड अभी रैंक 1 पर है, एंड सेकेंड रैंक पर अभी आई गेस फ्रांस है, बट आई गेस आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स, आई गेस दे आर नाउ द फर्स्ट इन रैंकिंग्स, एंड पोलैंड सेकेंड है। सो या पोलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन मॉडर्न वॉलीबॉल एरा, काफ़ी अच्छी टीम है, बहुत ही तगड़ी टीम है। एंड फ्रांस, यूरोप के साइड से फ्रांस भी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आई है। एंड इसके अलावा इटली की टीम बहुत अच्छी है, इटली, जर्मनी, देन आपका और कौन से यूरोपियन टीम्स में आ गया आपके, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया आर वेरी गुड टीम्स इन वॉलीबॉल पे काफ़ी अच्छी टीमें इनकी। एंड अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका से बात करूँ तो आपकी अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील आर द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन वॉलीबॉल। एंड ब्राज़ील, देयर वाज अ टाइम दे वर कंसिडर्ड एज द ड्रीम टीम ऑफ वॉलीबॉल। जैसे 1992 के अराउंड
एक बास्केटबॉल की अमेरिका की यूएसए की ड्रीम टीम बनी थी, जो कि ऑलमोस्ट अनबीटेबल टीम थी, ऑलमोस्ट इनविंसिबल टीम थी, जो उस टाइम के अराउंड शायद ही कोई टीम हरा पा रही, जिस तरीके से जिस मार्जिन से उस टाइम हराई। वो तो चलो ठीक है, वो कभी और उस वीडियो को हम कवर करेंगे उस चीज़ को लेकर। बट अभी हम बात करें करंटली अभी टीम कौन सी अच्छी है, तो ब्राज़ील वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन वॉलीबॉल, बट अभी थोड़ा सा उनका डिक्लाइन चल रहा है। 2016 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे, देन सॉरी ब्रॉन्ज नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट थे, सॉरी। एंड 2020 ओलंपिक्स में 4th आए थे। उनका अर्जेंटीना के अगेंस्ट ही मैच था, 3rd 4th प्लेस, एक ब्रॉन्ज मेडल मैच था, बट उस दिन अर्जेंटीना ने अच्छा खेला एंड दे वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन दैट टोक्यो ओलंपिक्स। सो या, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना डोमिनेटेड इन द साउथ अमेरिका रीजन। एंड नॉर्थ अमेरिका में आपको पता ही है यूएसए एंड कनाडा काफ़ी डोमिनेट करती है वॉलीबॉल में। एंड एशिया में अभी करंट टाइम पे जापान इज़ दी बेस्ट टीम, नो डाउट। साउथ कोरिया, चाइना थोड़ा सा आ जाता है, बट अभी जिस लेवल पे जापान की टीम ऑपरेट कर रही है, पिछले 5 से 6 साल में इस जापान की टीम की जो ग्रोथ हुई है, इट्स माइंड ब्लोइंग। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करा था, मैंने एक चीज़ चेक करा था कि आई गेस 2014 एशियन गेम्स में इंडिया का मैच हुआ था अगेंस्ट जापान। एंड ऑनेस्टली हमारी इंडिया की अभी इतनी अच्छी टीम है नहीं वॉलीबॉल में, दे आर नॉट गुड, क्वाइट गुड करेंटली इन वॉलीबॉल। बट मेरे को भी याद है 2023 में जो एशियन गेम्स हुए थे, हमने साउथ कोरिया को 3-2 से हराया था हमने। सो या मेरे को याद है जापान हारी थी, इंडिया ने खेला था अच्छा, मेरे को याद नहीं, मैंने मैच नहीं देखा, बट मैंने जस्ट एज ए विकीपीडिया में जब मैं सर्च कर रहा था 2014 एशियन गेम्स वॉलीबॉल के रिगार्डिंग में, जब मैं जब देख रहा था, सर्च कर रहा था कि जापान की टीम पहले कैसी थी, क्या अभी उस टाइम भी क्या जापान की टीम वैसी थी जैसे आज है। सो बिल्कुल भी नहीं, जापान की भी वॉलीबॉल टीम में एक डिक्लाइन था काफ़ी टाइम तक। एक टाइम था, एक ज़माना था, दे वर द सिल्वर मेडलिस्ट्स इन ओलंपिक्स ऑल्सो। बहुत टाइम पहले, आई गेस मेरे को ईयर याद नहीं, बट बहुत टाइम पहले जापान ने एक मेडल जीता था बैक इन 80s और 90s में ओलंपिक्स में। सो इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम की, और जापान ने इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा कोई टूर्नामेंट ऐसा जीती नहीं फिर बीच में। बट आफ्टर दैट आई गेस उन्होंने अपने मैनेजमेंट में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस करे, ज़रूर कुछ उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए हुए, एंड आफ्टर दैट रैपिडली उनका ग्रो हुआ, एंड दे आर नाउ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड वॉलीबॉल, नॉट इन जस्ट एशिया में तो नो डाउट दे आर द बेस्ट टीम, बट वर्ल्ड लेवल पर भी भाई साहब जिस तरीके से फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, ब्राज़ील, देन आपके पोलैंड, स्लोवाकिया, जिस यूरोपियन जाइंट्स के अगेंस्ट, यूरोपियन प्लेयर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से डोमिनेट करते हुए कुछ मैचेस जीते, और जिस लेवल की कम्पिटिटिवनेस दिखाई है जापान ने, इट्स रिमार्केबल, इट्स अमेजिंग। काफ़ी इंस्पिरेशनल भी लगता है कि यार मतलब कहाँ से उन्होंने डिक्लाइन हुआ, कहाँ से उन्होंने चीज़ें ठीक करी, एंड दोबारा से इनकी टीम बिल्कुल एकदम मतलब बढ़िया है। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से मैं तो बोलूँगा एशिया नहीं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन वर्ल्ड वॉलीबॉल राइट नाउ करेंटली। फ्रांस और पोलैंड है, ब्राज़ील भी आ जाती है, ये टॉप 3-4, इटली भी आ जाती है। इटली भी आई गेस करंट यूरोपियन चैम्पियंस अभी रहे हैं, कुछ टाइम पहले जीते थे यूरोपियन चैम्पियनशिप वॉलीबॉल में। सो बहुत ही डिफिकल्ट टीम्स भी है, लेकिन या तो यही है। तो फिलहाल करेंटली क्योंकि जापान की अगर हम बात करें तो इस ओलंपिक्स में जो करंटली ओलंपिक्स हुए थे पिछले साल, वो एकमात्र एशियन टीम थी, मतलब उनके अलावा कोई दूसरी एशियन टीम नहीं थी जो ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिससे हमें समझ में आता है कि किस लेवल की डोमिनेशन अभी करंट टाइम्स में रहा है जापान वॉलीबॉल टीम का। एंड मैंने और कौन सा कॉन्टिनेंट, आई गेस मैंने अफ्रीका का इतना शायद से कवर नहीं करा शायद, तो अफ्रीका की बात करूँ तो यार अफ्रीका में उतना शायद से वॉलीबॉल का इतना कुछ अच्छा अभी सिचुएशन है नहीं, बट इन अफ्रीका इजिप्ट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम जितना मैंने देखा। इजिप्ट ऑलमोस्ट हर बार खेलती है, हर बार ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करती है, तो अफ्रीका से आई गेस आपकी इजिप्ट हो गई। एंड एशिया में काफ़ी सारे टीम्स है अभी, जापान, साउथ कोरिया, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी आपकी फिलीपींस हो गए, या फिर आपके मलेशिया हो गया, या फिर आपके थाईलैंड हो गया। तो ये वाले टीम्स भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं अभी वॉलीबॉल इस टाइम पे। सो स्पोर्ट्स में अभी धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का भी एक राइज, एक इमरजेंस हमें देखने को मिल रहा है, नॉट ओनली इन वॉलीबॉल बट इन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। सो या इन वॉलीबॉल फिलहाल तो यही है, करेंटली जापान काफ़ी अच्छी टीम है एशिया में से। एंड अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ, करेंटली अगर मैं बात करूँ तो आई गेस इट शुड बी फ्रांस एंड पोलैंड। आई विल नॉट कंसिडर ब्राज़ील राइट नाउ, बिकॉज ब्राज़ील अभी शायद से ट्रांजिशन पीरियड से जा रहा है, तो जिसकी वजह से अभी उनका थोड़ा सा डिक्लाइन है। अदरवाइज़ अगर उनका नॉर्मल डे होता तो आई गेस ब्राज़ील इज़ अमेजिंग टीम, बहुत ही खतरनाक टीम है वॉलीबॉल की टीम। आई हर्ड दैट आफ्टर फुटबॉल इन ब्राज़ील वॉलीबॉल इज़ द मोस्ट प्लेएबल स्पोर्ट इन ब्राज़ील, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ बीच वॉलीबॉल भी खेला जाता है, एंड उसी से ही वहाँ पर वॉलीबॉल का भी कल्चर है अच्छा खासा। तो या ब्राज़ील इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट टीम। देयर वाज अ टाइम दैट दे वर द मोस्ट स्केरियस्ट टीम इन वर्ल्ड वॉलीबॉल। अगर मैं ओलंपिक हिस्ट्री की बात करूँ तो आई गेस 2004, 2008, 2012 एंड 2016 4 कंसेक्यूटिव टाइम्स ब्राज़ील ने गोल्ड मेडल मैच खेला है, जिसमें 2 आई गेस
दो फाइनल्स हारे थे, 2 गोल्ड मेडल मैचेस हारे थे बैक इन 2008 एंड 2012 एंड 2004 एंड 2016 में उन्होंने फिर गोल्ड मेडल्स जीते थे। 2016 में अगेंस्ट इटली एंड 2004 आई गेस अगेंस्ट इट वाज अगेंस्ट यूएसए। देन 2008 में भी यूएसए के अगेंस्ट ही गोल्ड मेडल मैच था, वहाँ पर यूएसए ने हरा दिया था। एंड इन 2012 अगेंस्ट रशिया वो मैच हार गए थे, सिल्वर मेडलिस्ट थे उस टूर्नामेंट में। सो फिलहाल वॉलीबॉल का यही रहा है। अभी हमारे इंडिया में भी वॉलीबॉल का एक टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हुआ था, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। अभी शायद से कुछ टाइम पहले टूर्नामेंट हुआ ही था प्रो वॉलीबॉल के नाम से, तो या काफ़ी लोग शायद से देखते भी होंगे। छोटा सा टूर्नामेंट है जो वॉलीबॉल का हमारे इंडिया में भी चलता है, तो अगर आपको मौका मिले, आपको चांस मिले, तो आप ज़रूर देख सकते हो। सो या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि वॉलीबॉल को रिगार्डिंग मेरे को इतना इंटरेस्ट आया कहाँ से, या वॉलीबॉल को मैंने इतना मतलब फॉलो करना क्यों स्टार्ट करा। सो लास्ट ईयर अराउंड मार्च 2024 मैंने एक एनिमे देखा, एंड यू ऑल नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट विच एनिमे। सो या इट वाज हाईक्यू। मैंने हाईक्यू देखना स्टार्ट करा था बैक इन 2024 एंड मैंने 4 सीजन्स थे, 4 सीजन्स ख़त्म करे। उसके OVAs भी मैंने देखे, एंड अभी रिसेंटली पिछले साल उसकी फिल्म भी आई थी द डम्पस्टर बैटल, मैंने वो भी देखी। एंड इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हाईक्यू मेरा जो एक वॉलीबॉल के रिगार्डिंग इंटरेस्ट, मैं पैशन तो नहीं बोलूँगा बट एक इंटरेस्ट जगाया वॉलीबॉल। यार मतलब एक खेलने का मन कर रहा था मेरे को उस टाइम पे कि यार वॉलीबॉल खेलना है यार। सो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हाईक्यू ओनली कि मैंने वॉलीबॉल फॉलो करना मैंने स्टार्ट करा। मैंने वॉलीबॉल की इनफैक्ट मैंने ओलंपिक्स में मैंने जापान टीम को मैंने प्रॉपर्ली फॉलो भी करा मैंने। तो दैट वाज द रीज़न मैंने हाईक्यू देखा, एंड हाईक्यू देखने के बाद ही मेरे को इंटरेस्ट जागा रिगार्डिंग वॉलीबॉल, एंड दैट्स वाई आई एम स्टिल फॉलोइंग वॉलीबॉल। कभी कभार जो कुछ रील्स होते हैं मैं रील्स को देखता हूँ, मैं इन्जॉय करता हूँ, कभी कभार मैं वीडियोज़ को देखता हूँ। सो आई लाइक टू वॉच सम वीडियोज़ रिगार्डिंग वॉलीबॉल। सो या और कुछ इस तरीके से मैंने वॉलीबॉल पर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। एंड इन फ्यूचर अगर कभी इंडिया में इंटरनेशनल मैचेस टेलीकास्ट हो, या फिर अपने लीग मैचेस टेलीकास्ट हो, या फिर दोबारा ओलंपिक्स आए, तो मैं जैसा भी हो मैं ज़रूर उस गेम को मैं फॉलो ज़रूर करूँगा। मैं इनफैक्ट अभी भी करता हूँ, थोड़ा बहुत देखता भी रहता हूँ, रीड आउट करते रहता हूँ, कुछ आर्टिकल्स कभी कभार हो कभी तो मैं पढ़ लेता हूँ। तो यही है। सो या सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को, एंड इस टाइप का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बाकी मेरी भी खुद की ये थोड़ी इनिशियल कुछ नए वीडियोज़ है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकती है मेरे साइड से भी कुछ गलती हो सकती है, तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करना कि मैं और कैसे अपने साइड से मैं थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकता हूँ। सो प्लीज़ डू लेट मी नो। ये भी चैनल आप लोगों का, ये आप कमेंट कर सकते हो। आपको जो चीज़ें आप मेरे से आप सुनना चाहते हो, जिस टॉपिक के बारे में आप डिटेल्स आप सुनना चाहते हो, आप प्लीज़ आप मेरे को बोल सकते हो। सो तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सो बाय, टेक केयर, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो सी या।